आई एम योर एजुकेटर खुशबू। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो जो हमने कल जहाँ पे छोड़ा था उसको आज वहीं से पिक करेंगे, ठीक है। तो मतलब अगर मैं बताऊँ तो फोटोसिंथेसिस का पार्ट 2 करेंगे आप हम, ठीक है। हमने कल थोड़े बहुत बेसिक्स देख लिए थे, हम रिएक्शंस के ऊपर छूट गए थे, तो आज हम वहीं से स्टार्टिंग करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पूरा जो हमने कल की क्लास पढ़ी थी उसका पूरा रिकैप दूंगी, ठीक है। तो रिकैप देखो मैं बताती हूँ, जब भी आप क्लास में आओगे, जब कंटिन्यूशन के टॉपिक चल रहे होंगे, आपको फर्स्ट चैप्टर को ढंग से रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आना है, ताकि आपको जो आज क्लास में बताऊंगी तो समझ में आती रहेगी जब आपने थोड़ा बहुत रिवाइज किया होगा, ठीक है। डेली का काम डेली करेंगे तो हम इजीली आगे बढ़ पाएंगे, वरना हमारे बैकलॉग इतने होते रहेंगे और हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है हमारे माइंड में भी। इसलिए अब आज जो हम कर रहे हैं वो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमने कल क्या क्या किया था, ठीक है। छोटा सा फटाफट एक रिकैप कर लेते हैं, आप भी अपने माइंड में रिकॉल करना उसको, ठीक है। एक होता है रिविजन, एक होता है रिकॉल। आज हम रिकॉल करेंगे। रिकॉल में क्या होता है, जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको कॉपी बंद करके देखेंगे और उसके बाद हम आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की थी फोटोसिंथेसिस की। अब जो हमने टॉपिक्स देखे थे, सबसे पहला टॉपिक क्या था हमारा, एक्सपेरिमेंटेशन पार्ट था। एक्सपेरिमेंटेशन पार्ट्स के अंदर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे थे, है ना, जिसके अंदर हमने बताया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट क्यों जरूरी है, CO2 क्यों जरूरी है ना, ये सब चीजें हमने देखी थी, ठीक है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स दिए थे और उनके बेसिस पे हमने डिसाइड किया था कि CO2 और लाइट ये सब चीजें एसेंशियल होती है किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर, जो कि अपना खाना बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन करने के लिए होती है यूज, ठीक है। हमने फिर देखा था कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में होता क्या है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता था, CO2 जो हमारे कार्बन थी उसको एटमॉस्फेयर के साथ हम फिक्स करके और वाटर को फिक्स करके क्या बनाते थे, हम कार्बोहाइड्रेट्स बना देते थे, ठीक है। ये हमने फोटोसिंथेसिस की नॉर्मल चीज देखी थी। अब दूसरी चीज ये भी थी कि जो फोटोसिंथेसिस था वो क्या था, वो फोटोसिंथेसिस इज अ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। लाइट की एनर्जी को हम लेते हैं, ठीक है, इंट्रैपमेंट होती है, उसके बाद कहाँ चली जाती है, केमिकल एनर्जी में चली जाती है। तो लाइट एनर्जी कहाँ पे गिर रही थी, हमारे प्लांट के ऑर्गन के ऊपर, जो कि क्या था, लीफ था। लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट था, क्लोरोफिल प्रेजेंट था। क्लोरोफिल के अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस हो रही थी वो आज हम ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं था, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट बात की थी पिगमेंट्स की। अब मैं अगर लीफ की बात करूँ तो लीफ के अंदर कुछ ना कुछ तो पिगमेंट्स थे ही, है ना। हमने कल देखा था कि कितने, हमने कल क्या किया था, मोटर पिस्टल ली थी, मोटर पिस्टल को हमने कूटा था, लीव्स को थी उसको कूट दिया था। कूटने के बाद क्या था, जो लीव्स थी, लीव्स के हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी से उनके जो पिगमेंट्स थे उनको सेपरेट कर लिया था और देखा था कि किस किस पिगमेंट का क्या क्या कलर आएगा। ये सब चीज़ें हमने कल देखी थी, ठीक है। अलग अलग पिगमेंट्स देखे थे, 2 टाइप के पिगमेंट्स होते हैं। हमने देखा था कि मेन पिगमेंट्स क्या होता है, एसेसरी पिगमेंट्स क्या होता है। मेन पिगमेंट में हमने किसकी बात की थी, आपको याद है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया था। एग्जाम्पल किसका लिया था मैंने, बताओ जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में करके मुझे। एग्जाम्पल हमने लिया था मेन पिगमेंट का, और मेन और एसेसरी पिगमेंट में हमने मोबाइल का एग्जांपल लिया था। मोबाइल को मैंने क्या कह दिया था, मेन। एसेसरी चीज़ें क्या थी उसकी, उसका फ़ोन कवर था और ऐसे हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। मेन पिगमेंट क्या था हमारा, क्लोरोफिल A था। एसेसरी पिगमेंट्स कौन से थे, क्लोरोफिल B था, ज़ैंथोफिल था, कैरोटेनॉइड्स था। इन सब के हमने अलग अलग जो कलर थे वो सब देख लिए थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट की, टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शंस की बात करते हैं तो 2 टाइप की रिएक्शंस होती है, एक थी हमारी लाइट रिएक्शन, एक थी हमारी डार्क रिएक्शन। इतना तो हमने देख लिया था कि सन के ऊपर अगर सन की लाइट आएगी, लीफ के ऊपर गिरेगी, लीफ के अंदर क्लोरोफिल होंगे, क्लोरोफिल के अंदर रिएक्शंस होंगी, रिएक्शंस के क्लोरोफिल के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लोरोफिल मतलब थाइलाकोइड्स होगा, स्टोमा होगा और इनके अंदर साइमल्टेनियसली रिएक्शन होगी। एक होगी हमारी लाइट रिएक्शन, एक होगी हमारी डार्क रिएक्शन। हमने ये देखा था जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट बने थे, जैसे ATP बना था, NADPH बना था, है ना, फोटोलाइसिस हुई थी, वाटर की, लाइट का इंट्रैपमेंट हुआ था, जितने भी सारे प्रोडक्ट बने थे ये किसको दे दिए गए थे, ये डार्क रिएक्शन को दे दिए गए थे, ठीक है। क्या बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए या शुगर मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ठीक है। ये सब चीजें हमारी हो गई थी अभी तक की प्रॉपर। अब हमने 2 बात की थी, एक हमने बात की थी फोटो सिस्टम्स क्या होते हैं, फोटो सिस्टम 1 की बात की, फोटो सिस्टम 2 की बात की। फोटो सिस्टम 1 क्या था हमारा, फोटो सिस्टम 1 में हमने ये देखा था कि फोटो सिस्टम 1 पहले आ रहा था, फोटो सिस्टम 2 बाद में आ रहा था। बट फोटो सिस्टम 2 का हम यूज पहले करेंगे और फोटो सिस्टम 1 का बाद में करेंगे। फोटो सिस्टम 1 के अंदर कौन कौन सी वेवलेंथ थी, 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ थी और फोटो सिस्टम 2 के अंदर हमारी 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ थी। यहाँ तक हमने सारा बता दिया था अच्छी तरीके से, ठीक है। आज हम क्वेश्चंस के साथ साथ
सॉरी टॉपिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आज हम क्वेश्चंस को भी डील करेंगे जो कि PYQs है, लास्ट ईयर्स पूछे गए हैं आपसे, ठीक है। ताकि क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि जो ये एग्जाम है, जो हम ये चैप्टर कर रहे हैं वो 10 से 12 मार्क्स का आता है, ठीक है, NCERT में। तो हम इसकी बात कर रहे थे। दूसरी बात मैं आपको ये बता रही थी कि हम फोटोसिंथेसिस जो हमने कल किया था, कल के क्वेश्चंस तो रह गए थे, है ना। तो कल के टॉपिक के और आज के टॉपिक के हम प्रॉपर कंबाइंड क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए तभी मैं कहती हूँ कि जो लास्ट क्लास में हमने करा है उसको प्रॉपर्ली रिवाइज करके आए नेक्स्ट क्लास के अंदर। और मैं रिकॉल तो करा ही दूंगी, 10 मिनट पहले जो हमारी क्लास शुरू होगी, क्लास से 10 मिनट पहले प्रॉपर एक रिवीजन होगा या रिकॉल होगा, ठीक है, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है या पूरे ब्रशअप हो जाए दोबारा हमने कल क्या किया था क्लास के अंदर, ठीक है। अब अपने हिसाब से भी रिवाइज करके आए उसको। अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। आया समझ में? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि मैंने कल क्या बताया था और आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी मच क्लियर एवरीबॉडी। ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन से हमें क्या समझ में आता है? लाइट रिएक्शन से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि लाइट तो भाई इन्वॉल्व होगी, है ना। जब नाम ही लाइट रिएक्शन है तो लाइट तो इन्वॉल्वमेंट, लाइट का इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही होगा, है ना। अब दूसरी बात हमें ये समझ में आती है, हमें बस 4 चीज़ देखनी है। फर्स्ट चीज़ हमारी क्या है? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर हम 4 चीज़ देखेंगे। देखो, सबसे पहले ऑब्वियस ही बात है, लाइट रिएक्शन है तो इसके अंदर लाइट का इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही होगा, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर मैंने क्या बताया, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। सारी जो जितनी भी टर्म यूज करी है हम पूरा ढंग से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। दूसरा मैंने क्या बताया था कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे ATP NADPH, ATP बनेगा NADPH बनेगा, ठीक है, NADPH बन जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें हो जाएंगी, है ना। ATP NADPH बनेगा और सबसे O2 का इवोल्यूशन होगा, है ना। ये सब हमारा, देखो हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे ना, हमें बस इतना क्लियर होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका यूज क्या है, ठीक है। अगर हमें समझ में आ जाएगा कि उस चीज का यूज क्या है और उसके बाद हम उसको पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का अगर मैं यूज बताऊं तो हमारा 2 यूज है। क्या यूज है? फर्स्ट यूज क्या है? ऑब्वियस सी बात है, प्लांट अपना खाना बना रहे हैं और वो खाना हम ले रहे हैं। तो प्लांट, मैंने कल क्या बताई थी, 2 टर्म इससे एसोसिएटेड थी। एक टर्म थी हमारी प्रोड्यूसर, एक टर्म थी हमारी कंज्यूमर्स। तो प्लांट क्या हो गए उस केस में? प्रोड्यूसर्स हो गए, क्योंकि वो खाना बना रहे थे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करके और फर्दर आगे रिएक्शंस करके, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का एक तो ये यूज हो गया। अब हमने ये देखा था कि जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर कैपेसिटी होती है, जो CO2 होती है उसको इंट्रैपमेंट करते हैं अपनी लीव्स के अंदर, उस CO2 को फिक्स करते हैं और फिक्स करने के बाद क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। और खाना बनाने के बाद एक चीज और इवॉल्व करते हैं, मतलब ऑक्सीजन का इवॉल्वमेंट करते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करते हैं? ऑक्सीजन बाहर छोड़ देते हैं एयर के अंदर, ठीक है। और उस ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं, है ना, सिंपल बात है, उस ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं। तो ये सब चीजें पूरी अभी तक क्लियर है। फोटोसिंथेसिस क्यों पढ़ रहे हैं? फोटोसिंथेसिस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि खाना चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए फोटोसिंथेसिस का जरूरी होना है, ठीक है। अब लाइट रिएक्शन के अंदर 4 चीजें हुई। सबसे पहले लाइट का इंट्रैपमेंट हुआ, है ना, लाइट का इंट्रैपमेंट हो गया। लाइट का इंट्रैपमेंट कैसे होगा? ऑब्वियस ही बात है, सन की एनर्जी से, है ना। लाइट का इंट्रैपमेंट करेंगे, फोटोलाइसिस करेंगे वाटर का। फोटोलाइसिस मतलब होता है स्पिल्टिंग ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर का स्पिल्टिंग करेंगे, मतलब वाटर को तोड़ देंगे, पानी को तोड़ तोड़ के प्रोटॉन्स जनरेट करेंगे उसमें, ठीक है। स्पिल्टिंग ऑफ वाटर हो गया, ठीक है। अब ATP NADPH कुछ सोर्स होंगे जो लेंगे, बनेंगे ये, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिएक्शन। और वाटर, ऑक्सीजन का तो इन्वॉल्वमेंट होना ही होना है। अब लाइट रिएक्शन के अंदर भी 2 चीजें होती हैं, 2 टाइप की रिएक्शन, 2 टाइप की फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। देखो, अगर मैं लाइट रिएक्शन की बात करूं तो मैं क्या बात करूंगी, लाइट रिएक्शन के बाद भी 2 चीज होती है। एक होता है हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो यहाँ पर देख लेते हैं, या फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे, हाँ, ठीक है। तो देखो, लाइट रिएक्शन के अंदर हम 2 चीज पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन के अंदर अगर हम 2 चीज पढ़ें तो एक पढ़ते हैं हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो इसका टर्म कितनी बड़ी है ना, इसको पूरा ढंग से समझते हुए चलेंगे आज। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, फोस्फोराइलेशन होगा, ठीक है। आई थिंक साइक्लिक फोस्फोराइलेशन, है ना, फोस्फोराइलेशन हो जाएगा। अब इन टर्म्स का मीनिंग क्या है? बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स है, इनका मीनिंग क्या है? देखो,
साइक्लिक, इससे एक चीज समझ में आ रही है हमें, इनसे सिर्फ एक चीज समझ में आ रही है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब, अगर मैं बात करूं साइक्लिक, साइक्लिक मतलब जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे ही खत्म हो जाएगा ये, ठीक है, ये तो है भाई, जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे खत्म हो जाए। जैसे हम जब साइकिल चलाते हैं तो साइकिल के जो पैडल होते हैं तो जहाँ से शुरू होता है वहीं पे वो खत्म हो जाता है ना, तो ये पूरा क्या है, हमारा साइकिल चल रही है, ठीक है, ये पैडल से साइकिल चल रही है, तो जहाँ से शुरू होगा वहीं पे खत्म हो जाएगा, दैट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब सिंपल बात है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक क्या होगा, सिंपल बात है भाई, जो साइकिल नहीं होगी उसको नॉन साइक्लिक बोल दिया हमने, है ना, तो मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा पैटर्न होगा या फिर कोई भी पैटर्न ऐसा होगा जिसमें साइकिल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तो दैट इज नॉन साइक्लिक। अब फोटो, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। फोस्फोराइलेशन, फोस्फोराइलेशन कब होता है, जब हम फॉस्फेट का एडिशन करते हैं, ठीक है, जब हम फॉस्फेट का एडिशन करेंगे तो उस टर्म को हम बोलते हैं फोस्फोराइलेशन, ठीक है। अब ये किसकी वजह से हो रहा है, ये सिर्फ हो रहा है लाइट के प्रेजेंस में, मतलब नॉन साइक्लिक मतलब साइक्लिक नहीं है, ठीक है, फोटो लाइट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और फोस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट का एडिशन भी हो रहा है, तो मतलब लाइट प्लस फॉस्फेट एडिशन, ठीक है, PIP, फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है, सिंपल इसके अंदर हो रहा है लाइट एंड फॉस्फेट एडिशन, बट जो बस स्ट्रक्चर है दैट इज डिफरेंट, ठीक है, एक में साइक्लिक है और एक में नॉन साइक्लिक है, ठीक है, ऐसे हमें पता करना है, ठीक है, ये पूरा टर्म को हमने बाइफरकेट करके पढ़ लिया। अब जो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसको ऐसे ही बाइफरकेट करके पढ़ेंगे ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े उस टॉपिक को। अब कोई भी डाउट हो यहाँ से आप पूछ सकते हो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है, अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हमारा यही होगा कि इस अब डिटेल पढ़ेंगे साइक्लिक क्या होता है, ठीक है, नॉन साइक्लिक क्या होता है। अब साइक्लिक शुरू करने से पहले हम नॉन साइक्लिक की बात कर लेते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, देखो अब यहाँ पे देखना इस डायग्राम के ऊपर जो NCERT में दे रखा है, आपको भी अपने डायग्राम्स ऐसे ही देखने हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो लाइट, जो लाइट है ना, लाइट हो गई, लाइट कहाँ पे गिरी, लाइट गिरी हमारी LHC पे। अब मैंने कल आपको क्या बताया था, जो LHC क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर यहाँ पे क्या पड़ा होगा, यहाँ पे होगा P680 नैनोमीटर, क्या होगा P680, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये P680 नैनोमीटर है ना, ये क्योंकि फोटो सिस्टम 2 की बात हो रही है, कल बताया था ना, P680 पे कौन काम करेगा, फोटो सिस्टम 2 काम करेगा, P700 पे कौन काम करेगा, फोटो सिस्टम 1 काम करेगा, ठीक है। और अभी हमने रिवाइज भी किया, उसको पूरा रिकॉल किया हमने, कल क्या किया था, लाइट यहाँ से गई है ना, लाइट गई किसके ऊपर, हमारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ठीक है। अब मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि भाई जरूरी थोड़ी है कि सन हमारे हिसाब से लाइट भेजेगा, नहीं भेजेगा ना लाइट हमारे हिसाब से सन। अगर हमें P700 की लाइट चाहिए तो क्या मतलब क्या P700 वेवलेंथ की लाइट भेजेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बाद हमने एक चीज पढ़ी थी, वहां पर रिएक्शन सेंटर्स थे। रिएक्शन सेंटर्स में क्या था, रिएक्शन सेंटर्स के अंदर जो कुछ पिगमेंट्स थे, है ना, कुछ मॉलिक्यूल्स थे, वो क्या कर रहे थे, लाइट को जो सन से लाइट आ रही है उसको बाइफरकेट करके, जो लाइट आ रही है उसको कलेक्ट करके किसको दे रहे थे, हमारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को दे रहे थे, ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को दे रहे थे। तो यहाँ पे 680 नैनोमीटर फोटो सिस्टम 2 में आ गया, फोटो सिस्टम 1 में P700 नैनोमीटर आ गया, ठीक है। अब अगर मैंने बात करी कि यहाँ पे हमारा LHC कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। पहले हम इस सेंटेंस को, इस जो ये डायग्राम है उसको समझ लेते हैं NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रॉन्स गए, इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक्साइट हो गए, है ना, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए। अब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ये फोटो सिस्टम 1 में चले गए, ADP से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच होके ATP बना दिया, ठीक है। हमारा अल्टीमेट एम यही था ना, आपको बताया था मैंने, ATP NADPH और इसमें, ठीक है। अगर समझ में नहीं भी आ रहा है धीरे धीरे रुको, मैं अभी दोबारा बना के दिखाऊंगी, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में, पहले मैं अभी इस NCERT के डायग्राम्स को देखते हैं। अब उसके बाद फोटो सिस्टम 1 की बात हुई, फोटो सिस्टम 1 में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स गए और ये पूरा सिस्टम ऐसे चलता रह गया, ठीक है। तो इससे देखो, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, ये पूरा बना के दिखाऊं मैं आपको, तो इसके अंदर क्या था, फर्स्ट पहले सन की लाइट आई, ठीक है, पहले सन की लाइट आई, हम सिर्फ वो एक देखते हैं, सन की लाइट आई, सन की लाइट किस पे गिरी, हमारी P680 पे, P680 नैनोमीटर पे सन की लाइट गिर गई, ठीक है, P680 नैनोमीटर पे सन की लाइट गिर गई। अब ये क्या था, हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स था, है ना, नैनोमीटर पे गिर गई लाइट। अब इससे कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, है ना, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी प्रेजेंट होंगे भाई यहाँ पर,
सिंपल बात है ना कि कोई जैसे सिंपल आप देख, अब मुझे एक बात बताओ कि जब भी आप कभी एक्साइट होते हो, जैसे ऐसा होता है ना कि भाई मैं अपने फटाफट अपने दोस्तों को जाके बता दूं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ किसी चीज़ के लिए, है ना, कुछ चीज़ ऐसी है जो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है तो मैं फटाफट दोस्तों को बता दूं। तो क्या होता है कि जैसे ही आप एक्साइट हुए, आपने अपने दोस्तों को बताया, तो आपके दोस्त ने उसको एक्सेप्ट किया, आपके एक्साइटमेंट को एक्सेप्ट किया। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको हम रिलेट कर रहे हैं एज एक्सेप्ट किया। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने क्या कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ। ठीक है, कुछ जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्लास्टोक्विनोन हो गया। ठीक है, प्लास्टोक्विनोन में गया, है ना, प्लास्टोक्विनोन से किस में चला गया, साइटोक्रोम B6 में, साइटोक्रोम B6 में चला गया। ठीक है, साइटोक्रोम B6 में जाने के बाद यहाँ पे किस में चला गया, प्लास्टोसाइनिन में चला गया। प्लास्टोसाइनिन में जाने के बाद किस में चला गया, फोटोसिस्टम 1 में, है ना, फोटोसिस्टम 1 के अंदर वो आगे चला गया। फोटोसिस्टम 1 में P7 नैनोमीटर की लाइट थी और यहाँ पे फर्दर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होने के बाद यहाँ पे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल आया। ठीक है, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल आया और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ने फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को भेजा, फिर दोबारा चला गया। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या पता चला, देखो मैंने क्या बताया कि सन है। ठीक है, सन ने अपनी एक्साइटमेंट दी, सन ने अपनी लाइट दी। लाइट किसके ऊपर गिरी, P680 नैनोमीटर पे। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर पे चले गए, है ना, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गए। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने के बाद इलेक्ट्रॉन ने एक्सेप्ट होके प्लास्टोक्विनोन को दे दिए, है ना। जैसे मान लो कि ये इससे शक्तिशाली है तो ये अपनी तरफ खींचेगा, फिर ये इससे शक्तिशाली है तो फिर ये अपनी तरफ खिलेगा, ये इससे शक्तिशाली है तो ये अपनी तरफ खींचेगा। मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को खींचते गए। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का इंट्रैपमेंट होता गया। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन्स जहाँ प्रेजेंट थे उसका इंट्रैपमेंट होता गया। अब सिंपल बात ये है कि अगर यहाँ पे कोई चीज प्रेजेंट है ना, इससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और किसी किसी पे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि नॉन साइक्लिक है, मतलब अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट भी हो रहे हैं तो ये वापस नहीं आ रहे इसके पास, तो भाई इसके पास तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता रहेगा ना, ये अपना लॉस कब तक भरेगा? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को बार बार ये P680 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन्स को देता जाएगा तो ये इसका लॉस हो जाएगा P680 नैनोमीटर का। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं, अब आगे जाके ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब इसको लॉस को कौन कंपनसेट करेगा भाई? इसके लॉस को कौन कंपनसेट करेगा? इसके लॉस को वाटर की स्पिल्टिंग कंपनसेट करेगी। हमने क्या बताई थी? 4 चीज बताई थी। सबसे पहले नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस में क्या बात बताई थी? लाइट का इंट्रैपमेंट होता है। दूसरी बात क्या होता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है। थर्ड होता है एटीपी NADPH का प्रोडक्शन होता है। और फोर्थ फाइनली हमारा ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। आई बात समझ में? तो हम इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा वाटर जो था, ये वाटर यहाँ पे फोटोलाइसिस, वाटर की फोटोलाइसिस हो जाएगी, मतलब वाटर की स्पिल्टिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर वाटर की स्पिल्टिंग हो जाएगी तो वाटर की स्पिल्टिंग से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बाहर आ जाएंगे। सिंपल बात है भाई। अगर वाटर देखो, अगर सिंपल बात है कि इसको हम ऐसे अगर देखिए अपने एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आप अपने बार बार जैसे आपके इमोशंस बार बार बह रहे हैं, है ना, बार बार अपने इमोशंस बह रहे हैं, तो कोई अगर आपको आ जाए सपोर्ट करने के लिए ना, सहानुभूति देने के लिए, बोलेगा भाई चुप रह, मैं हूं तेरे साथ। ठीक है, तो वैसे वाटर जो होता है ना वो कंपनसेट करता है इसके लॉस को। ठीक है, इसके लॉस को कंपनसेट करता है। तो इसके लॉस को कंपनसेट करने के बाद इसको इलेक्ट्रॉन्स देता रहता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते रहते हैं और उसके बाद फर्दर पहले प्लास्टोक्विनोन के पास जाते हैं, फिर साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स के पास जाते हैं एंड देन दिस विल गो टू द प्लास्टोसाइनिन के पास जाते हैं। प्लास्टोसाइनिन के जाने के बाद किस पे जाते हैं? हमारे फोटोसिस्टम 1 पे जाते हैं। ठीक है, अब फोटोसिस्टम 1 पे जब जा रहे हैं तो फोटोसिस्टम 1 से P7 नैनोमीटर से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे। अब आप एक बात बताओ, देखो इसके अंदर क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि फोटोसिस्टम जो 2 था, फोटोसिस्टम 2 के अंदर हमने ये देखा था, जो हमारा फोटोसिस्टम 2 के अंदर हमने ये देखा था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक्साइट होके कहीं और जा रहे थे, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी और वाटर इसके आ गया था सहानुभूति देने के लिए, तो वाटर निकल चुका था। ठीक है, वाटर जा चुका था। अब वाटर जैसे ही गया तो यहाँ पे क्या हो गया? P7, अब वाटर चला गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्साइटमेंट होने लगी, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने लगे, एक के बाद इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता गया। ठीक है, अब फोटोसिस्टम जो 1 था, फोटोसिस्टम 1 के पास साइक्लिक मोड फोस्फोराइलेशन का था। हमने एक ही चीज पढ़ी ना, साइक्लिक, तो ये इधर से जाके इधर आ रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट भी हो रहे होंगे तो यहाँ पे एक्सेप्शन होगा, एक्सेप्ट होने के बाद भी बार बार यहाँ पर आते जा रहे हैं, तभी तो साइक्लिक मोड चल रहा है यहाँ पर। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे मैं शुरू कर रही हूँ और उसके बाद वो ऐसे घूम रहा है तो दोबारा आ तो यही रहा है ना,
आ तो यहीं रहा है, तो इसलिए ऐसे एक्साइट होते जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारा साइक्लिक मोड ऑफ फॉस्फोरिलेशन होगा। तो इसके अंदर क्या मुझे वाटर की स्प्लिटिंग की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके अंदर वाटर की स्प्लिटिंग की जरूरत ही नहीं है भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस कहाँ हो रहा है? जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वही तो वापस आ रहे हैं, तो इसमें वाटर की स्प्लिटिंग की जरूरत क्या है? ठीक है, तो समझ में आ रहा है पूरा कॉन्सेप्ट क्या है ये? ठीक है, तो इसके अंदर ये होता है। अब अगर यहाँ से जब जा रहे हैं, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले है ना, ये सब चीजें हो रही हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, हमने क्या बताया था, जो हमारा नाम है ना इसका, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है वाटर फॉस्फेट का एडिशन, फॉस्फेट का एडिशन। तो हमारा एडीपी के साथ, एडीपी जो हमारी एनर्जी है उसके साथ क्या बनेगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा क्या, फॉस्फेट। क्या बनाने के लिए? एटीपी बनाने के लिए। तो इसका मतलब हमारे यहाँ से एटीपी बन गया भाई, एटीपी बन गया। ठीक है, एटीपी बनने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए, एक्सेप्ट होने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, NADPH से क्या बनेगा, NADPH से, NADPH से क्या बनेगा, NADH पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा ये पूरे बन जाएगा। ठीक है, तो इससे हमने क्या इंटरफेरेंस निकाल लिया कि हमारे जो लाइट था उसका इंटरैपमेंट भी हो रहा है ना, इंटरैपमेंट भी हो रहा है, एटीपी बन रहा है, NADPH भी बन रहा है। ठीक है, अब हमें तुम्हें पता है कि हमने क्या देखा था, और ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने वाटर की स्प्लिटिंग की थी, फोटोलाइसिस किया था, उससे हमारे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन जाने के बाद हमारा ऑक्सीजन भी निकल रहा था, तो उसका मतलब हमें ऑक्सीजन भी मिल गया यहाँ से। ठीक है, तो हमारा जितना भी हमने देखा कि लाइट रिएक्शन के अंदर ये चीजें होती है, तो वो पूरी कंप्लीट हो गई, ऑब्वियस सी बात है भाई, हो गई। ठीक है, तो ये हमने देखा इसके अंदर। ठीक है, आई बात समझ में? अब अगर मैं बात करूं है ना नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, समझ में आ गया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसके अंदर पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है। अब हम साइक्लिक के ऊपर अगर एक बात बढ़ जाते हैं, तो साइक्लिक के ऊपर क्या है, यहाँ पे देखो, साइक्लिक में यहाँ पे लाइट है ना, लाइट से क्लोरोफिल ए पे, मतलब जो फोटो सिस्टम 9 है, फोटो सिस्टम 1 है जो हमारा P700 पे जो काम करता है, उससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं P700 नैनोमीटर से, है ना, निकले, और उसके बाद गए इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ जाते हैं, दोबारा इसके पास आ जाते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रॉन का पूरा साइक्लिक रिदम बना रहता है, साइक्लिक मेंटेन रहता है। ठीक है, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स निकलने होते हैं वो नहीं निकल पाते, और बार बार वो होता रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा जैसे कहते हैं लॉस नहीं हो पाता। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये हो गया, तो एडीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या बनेगा हमारा, एटीपी बन जाएगा। ठीक है, एटीपी बन जाएगा। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि हमारी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताओ कि हमारा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है, अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो। ठीक है, जल्दी बताओ मुझे एक बार। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हम खुद लिखेंगे इस डिफरेंस को, क्या क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ लिया है पूरा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक मोड ऑफ फॉस्फोराइलेशन। तो अगर मैं बात करूं साइक्लिक मोड की, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन है ना, और मैं बात करूं नॉन साइक्लिक की, तो क्या होगा? ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस बताना है, एक एक डिफरेंस लिखते चलो। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं, ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस होगा हमारा, फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा, इसके अंदर हमने एक ही फोटो सिस्टम को इन्वॉल्व किया, तो मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली, ठीक है, फोटो सिस्टम 1, इसमें दूसरा तो इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा था भाई। ठीक है, अब इसके अंदर दोनों चीजें इन्वॉल्व हो रही थी, तो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ऑफ फोटो सिस्टम 1 भी हो रहा है और इन्वॉल्वमेंट ऑफ फोटो सिस्टम 2 भी हो रहा है, दोनों चीजें इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, इसके अंदर हमने नहीं देखा ना स्प्लिटिंग वाटर की, नहीं देखी है ना, तो नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, नो फोटोलाइसिस है ना, या फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो गया इसके अंदर। और इसके अंदर क्या था, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है भाई। ठीक है, पता होना चाहिए क्या क्या डिफरेंस है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है, हो रहा है। अब इसके अंदर क्या था हमारा, एटीपी, सिर्फ और सिर्फ एटीपी बना है, ओनली एटीपी इज प्रोड्यूस्ड, एटीपी बना है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा एटीपी भी बना है, NADPH भी बना है,
और सिंपल बात है फोटोलिसिस हो रही है वाटर की तो O2 का इवोल्यूशन भी हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में, ये बात हो गई। ये बता दिया इन्वॉल्वमेंट फोटोसिस्टम 1 है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है इसमें इसमें नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है ना, एटीपी बन रहा है, एटीपी NADPH ऑक्सीजन बन रहा है। ठीक है, साइक्लिक मोड है और नॉन साइक्लिक मोड है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी इसमें, सबसे पहला देखो नॉन साइक्लिक की अगर हमने बात करी तो इसको हम जेड स्कीम भी बोलते हैं। अब जेड स्कीम हम क्यों बोलते हैं इसको, देखो अगर मैं बात करूं जेड स्कीम की, तो अगर मैं देखो ऐसे पोटेंशियल स्केल पे रखूं, रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे रखूं, तो जैसे मैं अपने आप को, मैं अगर रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे रख रही हूँ तो यहाँ से लेके ऐसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। कैसे हो रहा है, ऐसे, है ना, ऐसे तो आपको N बना हुआ दिख रहा है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं ऐसे देखो, या फिर रुको, ठीक है, अगर मैं यहाँ बात कर रही हूँ तो ये देखो, ये N बना हुआ दिख रहा है ना आपको, N बना हुआ दिख रहा है। बट अगर मैं इस साइड से रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल से बात करूंगी तो हमारे क्या बन रहा है, Z बन रहा है। क्या बन रहा है, Z बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे हमारी जेड स्कीम भी बोलते हैं किसको, नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन को। तो अगर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँ यहाँ पर तो ऐड हो सकता है, सिंपल बात है, हो सकता है भाई। इसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसके अंदर क्या था, जेड स्कीम भी बोलते हैं। ठीक है, वी कैन से दैट इट इज जेड स्कीम ऑल्सो। ठीक है, अब हम लाइट रिएक्शन की तरफ पहुंच चुके हैं, लाइट रिएक्शन हमारी पूरी खत्म हो चुकी है। ठीक है, उससे पहले हम एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का राउंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला जो कि कल की क्लास में किया था हमने, ये कौन कौन से पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो क्लोरोफिल 1 है, आपने किया है क्वेश्चन, सबने टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेजा था मैंने, है ना, ये करने के लिए। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। आपने कमेंट सेक्शन के अंदर, कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखा है क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन नहीं लिखा, प्लीज लिखा करो, आपके लिए ही होते हैं वो क्वेश्चंस और किसी के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब से मैं रोज चेक करा करूंगी किस किस ने किया है, किस किस ने नहीं किया, और नेक्स्ट टाइम से आपकी वीडियो का यहाँ पे जो कमेंट करेगा मुझे उसका अप्रिशिएशन मैं यहाँ पे करूंगी अपनी वीडियो में, तो इसलिए सब कमेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला तो क्लोरोफिल ए में क्या यूज, कौन सा पिगमेंट था क्लोरोफिल ए में, कौन सा कलर था क्लोरोफिल ए में। देखो ये रिसेंट एग्जाम में आया है, 2023 में मणिपुर में जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया हुआ है। तो क्लोरोफिल ए के अंदर हम क्या बात करेंगे, हमारा ब्लू ग्रीन, है ना। क्लोरोफिल ए की बात करेंगे तो दिस विल बी ब्लू ग्रीन, ए की बात हो गई। अब क्लोरोफिल बी कैसा होता है, क्लोरोफिल बी कैसा होता है हमारा, ब्लू ग्रीन। ठीक है, येलो ग्रीन होता है क्लोरोफिल बी। थर्ड ज़ैंथोफिल कैसा होता है, ज़ैंथोफिल हमारा होता है येलो। ठीक है, येलो होता है, और कैरोटेनॉइड हमारा होता है येलो टू ग्रीन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ये पूरा डाटा बेस्ड क्वेश्चन था जो कि आपको याद करना था। ठीक है, कौन कौन सा कलर क्या क्या होता है, या फिर कलर बेस्ड क्वेश्चन था, रटने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, किस किस का कलर क्या क्या होता है। अब ये क्वेश्चन बता दो मुझे, अभी जस्ट हम करके आए, अभी लाइट रिएक्शन उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो, फटाफट बताओ क्वेश्चन ये। Which of the following statement is incorrect? We have to find out the incorrect statement here. ठीक है, तो स्टोमा लैमेली हैज फोटोसिस्टम 1 only and lack NADPH reductase. ठीक है, ग्रेना लैमेली हैज बोथ फोटोसिस्टम 1 and फोटोसिस्टम 2. Cyclic phosphorylation involve both photosystem 1 and photosystem 2. Both ATP and NADPH H positive are synthesized during the non-cyclic photophosphorylation. अगर इस सवाल के अंदर आपको बस एक चीज पता हो जो मैंने आपको अभी डिफरेंस लिखवाया है, उससे आप ये सवाल को फोड़ सकते हो। तो सबसे पहले कौन सा, आप बताओ मुझे खुद, सिंपल क्या है, कैसे फोड़ सकते हैं सवाल को भाई। इसमें क्या है कि अभी हमने जस्ट लिख के अभी आया, तुरंत अभी लिखा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है हमने कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 ही इन्वॉल्व होता है, ओनली फोटोसिस्टम 1 इज इन्वॉल्व। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ इस क्वेश्चन से हम बता पाएंगे क्या है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, बट वी हैव टू फाइंड दिस इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चन को फोड़ेंगे। अब इसको तो हमने करेक्ट बता दिया, अब इनमें बताओ ये गलत, ये सही कैसे है। स्टोमा लैमेली हैज फोटोसिस्टम 1 एंड लैक्स NADPH reductase, बिल्कुल सही बात है भाई। ग्रेना लैमेली हैज बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। ग्रेना लैमेली के अंदर तो हो रहा था ना वो डार्क रिएक्शन, किसके अंदर हो रही थी, ग्रेना के अंदर हो रही थी, है ना। सॉरी, फोटो लाइट रिएक्शन किसके अंदर हो रही थी, ग्रेना के अंदर हो रही थी, और जो हमारी डार्क रिएक्शन थी वो कहाँ हो रही थी, ग्रेना लैमेली के अंदर हो रही थी। तो फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 वहीं की वहीं इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, स्टोमा के अंदर प्रेजेंट थी। अब बोथ ATP NADPH H positive synthesized during the non cyclic, अभी हमने देखा भाई ATP भी सिंथेसाइज हो रही थी, NADPH भी हो रही थी और
H पॉजिटिव आयंस भी इंड्यूस हो रहे थे। ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगर किसी ने दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के इस क्वेश्चन को देखा होगा तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन होगा, क्योंकि 5 मिनट भी नहीं हुए मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाया और ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो 2021 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स फाउंड इन द प्लांट सेल वैक्यूल्स आर। कौन से वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स होते हैं जो कि हमें सेल वैक्यूल्स में मिलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि हमने वाटर सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल की बात नहीं करी, तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर 2016 में आया था, आप क्वेश्चन देख सकते हो ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा एंथ्रोसाइनिन होगा एग्जाम आंसर, जो कि हमारा वाटर सोल्यूबल है, पिगमेंट है, और बाकी के ज़ैंथोफिल्स एंड दीज आर लिपिड सोल्यूबल। ठीक है, लिपिड सोल्यूबल होते हैं ये, अगर बात करें तो पता होना चाहिए। इसलिए तो हम कहते हैं कि PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PYQs हमें NCERT से बढ़ के भी कुछ देते हैं, इसलिए हम PYQs को एनालाइज करके पूरा जब टॉपिक पढ़ते हैं तो वो टॉपिक हमारा पूरी तरीके से कंठस्थ हो जाता है। ठीक है, सो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आई होप एवरीवन गेट द कॉन्सेप्ट टुडे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में हम मिलते हैं इससे आगे वाली में, जो कि हमारी डार्क रिएक्शन है, जिसको हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर आप देख सकते हो तो 5 मिनट ये भी देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा टेस्ट योर नॉलेज, फटाफट बताएंगे फटाफट। तो डार्क रिएक्शन अकर्स इन, किस में होती है डार्क रिएक्शन? अभी हमने बताया था डार्क रिएक्शन किस में होती है हमारी, डार्क रिएक्शन किस में होती है, बताओ भाई फटाफट। डार्क रिएक्शन किस में होगी? ये हमारे रिकॉल क्वेश्चन है जिनको हम रिकॉल करेंगे। तो डार्क रिएक्शन किस में हो रही थी हमारी? स्ट्रोमा में हो रही थी। ठीक है, लाइट रिएक्शन किस में हो रही थी? ग्रैनम में हो रही थी। ये सब चीजें सवाल आपको आने चाहिए फटाफट। लाइट रिएक्शन इंडिपेंडेंट होती है डार्क रिएक्शन के, अब बताऊंगी तो नेक्स्ट उसमें पता चलेगा। अब मेन पिगमेंट कौन कौन से थे? क्लोरोफिल ए था, है ना। ये क्वेश्चन नेक्स्ट जब हम डार्क रिएक्शन करेंगे तब समझ में आएगा ये क्वेश्चन। एसेसरी पिगमेंट कौन से थे? क्लोरोफिल बी था, ज़ैंथोफिल था और कैरोटेनॉइड था। ठीक है, कैरोटेनॉइड्स था। ठीक है, सो आज का सेशन हम यहीं तक ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। और आपको ये क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। और सबसे दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि मेरी क्लास में जब भी आए तो पढ़ के आए। ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से और क्लियर हो जाए। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन करके पूछ सकते हैं। सो मैं मिलती हूँ आपसे कल फिर इसी जज्बे के साथ। ठीक है, और आपके अंदर भी जज्बा होना चाहिए। ठीक है, पढ़ने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का, रिवीजन करने का, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही पास आ रहा है और इसको पूरा मजबूत रखना। ठीक है, करना आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं है। ठीक।